हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों को जय हिंद। तो सबसे पहली चीज, वी आर इंडियंस। हमें और आप सभी लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारतीय हैं। तो जैसा कि थंबनेल पे आप चीज़ों को देख पा रहे होंगे, जो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये एक करंट इशू है और ये एक इंटरनेशनल इशू है जिसमें भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय ये न्यूज, बहुत सारी न्यूज मीडियाज, बहुत सारे जो भी न्यूज चैनल्स है, इस न्यूज को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर भारत ने ऐसा सबसे बड़ा कौन सा फैसला ले लिया जिससे सारे देश हैरान हैं, यहां तक भारत के लोग हैरान हैं और भारत के अलावा विश्व के सारे देश हैरान हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया। तो जैसा कि सबसे पहली बात हम लोग करने वाले हैं कि वर्ल्ड कोर्ट, यानी कि जिसे समटाइम्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। मैं सबसे पहली चीज, इसके बेसिक चीजों को आपको बताने की कोशिश करता हूं और फिर हम लोगों का मेन इशू क्या है, मेन मुद्दा क्या है, फिर हम लोग उस पे चलते हैं और यहां तक इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हो, चाहे फिर वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो या अपार्ट फ्रॉम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहां पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और ये बहुत ही जरूरत है। सो गाइस, जैसा कि ये एक इनिशिएटिव मैंने लिया है कि आप तक सारी जो भी सरकारी जॉब फैक्ट्स के थ्रू जितनी जॉब्स को मैं वहां पे एक्सप्लेन करता हूं, एनालिसिस करता हूं, बट उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊं जो कि हमारे कहीं ना कहीं लाइफ से चीजें तो जुड़ी है, साथ में कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम से भी सारी चीजें जुड़ी हुई है। सो गाइस, सबसे पहला जो मुद्दा क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है, आपको बिल्कुल से कंफ्यूज नहीं होना जो नए कैंडिडेट से कि सर ये वर्ल्ड कोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। सर अभी तक तो हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नाम सुना था जिसका हेडक्वार्टर सर द हेग नीदरलैंड पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो वर्ल्ड कोर्ट ही एक आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। यहां पे होता क्या है, जब कोई डिस्प्यूट हो, अब डिस्प्यूट होता किसके किसके मध्य, जैसे सपोज दैट इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, हमेशा देखते हैं आपको डिस्प्यूट देखने के लिए मिलता है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि करंट डिस्प्यूट आपका यूक्रेन वर्सेज रसिया पे चल रहा है, जिसे डिस्प्यूट नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा वार है। सो ऐसे सारे जो इशू है वो कहां पे जाते हैं, जब वो देश आपस में ये सारे इशू को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो सारे केस उठ के आपके चले जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलने की कोशिश करता हूं वर्ल्ड कोर्ट, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है नीदरलैंड के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड कोर्ट है, सबसे पहली चीज, इसमें 15 जजेज होते हैं, यानी कि 15 जज होते हैं और प्रत्येक जज का जो टेनर होता है यानी कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है। और इन 15 जजेज में सारे देश के जजेज वहां पे जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। उसके लिए उनको बहुत सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करने पड़ते हैं, बहुत सारे वहां पे कंपटीशन। आप ये समझ लो यार कि जब एक छोटे से हाई कोर्ट में इतना ज्यादा कंपटीशन एक जज बनने के लिए, तो आप ये समझ लो वो तो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। आप वो समझ सकते हैं कि वहां पे कितना ज्यादा कंपटीशन होगा। तो भारत का सबसे बड़ा सौभाग्य कि भारत के भी एक जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनका नाम है दलबीर सिंह भंडारी, वहां पे अपना जज के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहां पे अभी रिसेंटली में वोटिंग हुई है। आपको पता होना चाहिए कि रसिया इन्वेजन कर चुका है मैक्सिमम पोर्शन पे, यूक्रेन के जो भी पूर्वी क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्वेजन कर रहा है अभी भी। जैसे आपको पता होना चाहिए उसने 2 टेरिटरी भी बना दिए, 2 स्टेट भी बना दिए। तो ये मुद्दा अब ये पहुंच चुका है वर्ल्ड कोर्ट पे। अब वहां पे क्या हुआ कि कोई भी मुद्दा है, ठीक है, अगर उसे पारित करना है तो जैसे मेजॉरिटी होती है, बहुमत होती है, तो वहां पे 15 जजेज में कम से कम 7 से 8 जजों की जरूरत होती है कि वो बिल आपका पारित हो जाए। तो यहां पे सारे देश के जितने भी जजेज बैठे थे वर्ल्ड कोर्ट में, उन्होंने वोटिंग किया और भारत की तरफ से भी वोट करने में दलबीर सिंह भंडारी थे। फाइनली जब वोट का रिजल्ट आया तो वहां पे जो वोटिंग हुई वो 13 और 2 से वोटिंग हुई। इट मींस जो 13 जजेस थे उन्होंने क्या किया, रसिया के अगेंस्ट में वोट किया और उनमें से हमारे भारत के भी जज शामिल थे जिनका नाम दलबीर सिंह भंडारी था। और 2 जजेस ऐसे कौन थे जिन्होंने रसिया के फेवर पे वोट किया, तो उनमें से एक जज रसिया के खुद होंगे और दूसरे हमारे जो सबसे बड़ी जो जेठानी है, ठीक है, एक समय में यूएसए और ये जो
चाइना बहुत अच्छी जेठानी देवरानी हुआ करती थी, बट किसी कारण बस अब बिल्कुल से अलग। मैं सारी हिस्ट्री आपको बताने वाला हूं इनकी। तो यहां पे एक तो खुद रसिया कभी नहीं चाहेगा कि भैया हम खुद के खिलाफ कैसे बुराई कर सकते हैं यार, सोचने वाली बात है। तो रसिया ने भी ऐसा किया, मतलब कि खुद के फेवर में कर लिया कि हमने चलो ठीक है सही बातें की। और चाइना, जो कि आप यहीं से समझ सकते हैं कि चाइना अभी भी चाहता है कि वो रसिया के साथ हमेशा खड़ा रहे, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। और फाइनली चाइना ड्रैगन ने रसिया के फेवर पे ही वोट किया। तो अब यहां पे बात आई कि सर ये सारी चीजें तो हो गई, अब यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या सर, इसका जो जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, क्या जियो पॉलिटिक्स से सर यहाँ पे 13 और 2 से सर पारित हो गया और भारत के वहां पे जज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, तो क्या इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो वर्ल्ड कोर्ट के जो फैसले होते हैं, ठीक है, मेजोरिटी से वहां पे जो भी बिल पारित हो गया अगेंस्ट रसिया के, बट ये कहा जाता है कि वर्ल्ड कोर्ट में ऐसा नहीं कि कोई देश बाध्य हो, ठीक है, वर्ल्ड कोर्ट के फैसले को ऐसा नहीं कि बाध्य बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं, रसिया बहुत ही टैलेंटेड है, ऐसा नहीं, सुपर पावर है। आज से बहुत पहले भी ये अमेरिका और रसिया 2 ही सुपर पावर थी, और आज भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं ना कहीं अगर वार हो रहा है यूक्रेन के बीच में, तो नेटो कंट्री भी रसिया के अगेंस्ट में आने से डरती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि रसिया कोई बहुत बड़ा नहीं है, और अभी भी ये देखो 15 देशों में टूटने के बावजूद भी इसका अस्तित्व इतना बड़ा है और इसके पास भी अभी इतनी पावर है। अभी देख सकते हैं कि कोई देश इसके फ्रंट पे नहीं आ रहा है, डायरेक्टली नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सारी चीजें उनके अनफेवर में सारी चीजें बात करते हैं कि ये गलत है, ये ऐसा किया, बट अभी भी कोई देश डायरेक्ट फ्रंट पे नहीं आ रहा। यहां तक आपको पता होना चाहिए अमेरिका इस समय सुपर पावर, वो भी कहीं ना कहीं रसिया के सामने नहीं आना चाहता। अब प्रत्यक्ष रूप से सारी चीजें कर रहा है, लेकिन सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं। अब यहां पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर क्या भारत की तरफ से सर वहां पे वोटिंग हुई, तो क्या इसका कोई भी इंपैक्ट पड़ने वाला है? तो आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि यूएनएससी में बहुत सारी वोटिंग किया, वहां पे भारत ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और वहां पे ना तो उन्होंने फेवर पे वोट किया ना तो अगेंस्ट पे वोट किया, उन्होंने सीधा से अपने वोट को अब्स्टेन कर दिया। इट मीन्स ना तो हम तुम्हारे साथ है ना तो उनके साथ है, हम न्यूट्रल रहेंगे। तो भारत की ये बहुत बड़ी सबसे पहली चीज, आप ये पॉलिटिक्स से, और ऐसा नहीं है भारत से ही पॉलिटिक्स जन्मी है। तो भाई कैसे आप कह सकते हैं कि भारत कभी सोच समझ के डिसीजन नहीं लेगा? ये हमेशा से ध्यान रखना कि भारत उस समय भी भारत से ही, क्योंकि हमारे चाणक्य जैसे महान विद्वान से ये पॉलिटिक्स उत्पन्न होती है। तो आप इस चीज को मत भूलिएगा, जो दूसरे देश के लोग हैं या दूसरे देश की सरकार है, कि भारत इन सारी चीज़ों को डिसीजन नहीं ले सकता। तो यहाँ पे समझने वाली बात है। तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस जो भी यहाँ पे अगर डिसीजन है, तो वहाँ पे दलबीर सिंह भंडारी जी जो थे, उन्होंने भी सोच समझ के इसका फैसला लिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं। अब दूसरी तरफ हम लेके चलते हैं कि अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा गेम हो रहा है रसिया वर्सेज यूएसए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका रसिया का तेल निकालना चाहता है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं ना, रसिया पे इतने सारे सैंक्शन यूएसए ने लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी रसिया भी वैसे ही स्टैंड है कि जैसे लगता ही नहीं कि इस पे सैंक्शन लगे हुए हैं। तो यहां पे बात हो रही है, और इंडिया को ऑफर भी मिला है कि आप हमसे क्रूड ऑयल्स खरीद लीजिए यहां पे अच्छे खासे डिस्काउंट पे। तो अब यहां पे अमेरिका रसिया का तेल निकालना चाहता, लेकिन यह भी मत भूले कि इधर भारत भी बैठा हुआ है, और भारत और रसिया के आज से रिलेशन नहीं है, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद से ही भारत के बहुत अच्छे रिलेशन से रसिया के साथ। तो इस चीज़ को भी हमें नहीं भूलना है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है ना, पहले आराम से ये पेड़ पे चढ़ाता है, ठीक है, ताड़ के पेड़ पे ऐसा चढ़ाता है जैसे सपोज दैट अफगानिस्तान को इन्होंने चढ़ाया कि आ जाओ चढ़ जाओ, ठीक है, किसी को पता भी नहीं है। लेकिन अमेरिका के अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना कि भाई साहब वो चढ़ाने में तो बहुत तेज चढ़ाता है, और अगर कोई देश सीखा भी नहीं कि कैसे चढ़ना है, लेकिन तब भी ये चढ़ा देगा कि चलो ठीक है आ जाओ यार, हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर, इन्होंने चढ़ा तो दिया, अब वहां से भाई उतरे कैसे? तो ये अमेरिका की जो भी पॉलिटिक्स है कि पहले भाई चढ़ा दो, बिना सिखाए उनको चढ़ा दो, फिर वहीं से छोड़ दो। तो सेम ऐसे आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान पे किया, 18, 19, 20 साल वहां पे रहा, और फाइनली जैसे तालिबान वहां पे अटैक करने लगे, इन्वेजन करने लगे, छोड़ के भाग गया। सेम सारी चीजें यूक्रेन के साथ, यूक्रेन को पहले उकसा दिया, पहले सारी चीजें, और बाद में अपने आप को पुल आउट कर रही है और पीछे हट गया। तो ये है अमेरिका की जो भी राजनीति है, कूटनीति से कहेंगे, राजनीति से नहीं कहते हैं, ऑलराइट। तो अब यहां पे भारत में कोई भी इसका बहुत बैड इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, चिल, इसका कोई भी ज्यादा नहीं, क्योंकि भारत
पहले भी रसिया के साथ था, और क्यों ना हो, क्योंकि रसिया के साथ इतने अच्छे डील्स हैं, वीपन्स हम लोग डील से करते हैं, हम लोगों को वहां पे ट्रेड सरप्लस होता है, इतना ज्यादा लाभ होता है, तो हम हमेशा रसिया के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो मजबूरी में जब आपको जरूरत हो ना, और आपको उस टाइम किसी फ्रेंड ने आपकी कोई भी थोड़ा सा हेल्प कर दी ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसे वो इंसान कभी बोलता है। तो हमेशा रसिया हमेशा हमारा फ्रेंड रहेगा। और यहां पे अमेरिका है, और अमेरिका का स्टेटमेंट भी आ रहा है कि इतिहास हमेशा याद रखेगा भारत को। अरे भाई इतिहास क्या याद रखेगा, अभी इतिहास भारत का बनेगा, क्योंकि ये इतिहास आज से नहीं है। 1947 के पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था ना, उस समय ये जो गोरे लोग आके ना, ये जो सोने की चिड़िया थी ना, इसको जब वो मिटा सकते हैं, और वो जो सोने की चिड़िया आज हीरे की चिड़िया बन के उभर रही है। तो इस चीज को आप मत भूलिएगा। आने वाले एक दशक में भारत जैसे आज फोकस कंट्री बना हुआ है सारे देश में, आज भारत देश ये नहीं एशिया महाद्वीप की बात नहीं करते, भारत के 7 महाद्वीप में भारत की चर्चा हो रही है। और हमें आप सभी लोगों को गर्व होना चाहिए कि वी आर इंडियंस, और हमें आप लोगों को भी यही सारी चीजें करना चाहिए कि हमें खुद पे नहीं, आपस में नहीं डिस्प्यूट फैलाना है, घर घर पे नहीं लड़ना है, क्योंकि नई सोच आएंगे तब भारत का विकास होगा। और आने वाले समय में इंडियंस का हर जगह डंका बजेगा, जैसा कि अब बजना चालू हो गया, और उस समय बजेगा जब भारत विश्व विजेता था और विश्व विजेता बनने वाला है, यही बिगुल बजनी चाहिए। तो सभी लोगों को जय हिंद, थैंक यू सो मच, और हम लोग फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इशू को कवर करते हुए। और जाने से पहले आपके एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बहुत खतरनाक जैसे जो लुटेरे होते, डकैट्स होते, जो बहुत सारे मर्डर करते हैं, अगर वो यहां से भाग जाते हैं, सपोज दैट भारत के कोई भी लुटेरे थे या पाकिस्तान के कोई भी लुटेरे, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में कैसे लोग रहते हैं, वहां तो सारे वैसे ही हैं। तो जैसे वहां का कोई भी एक मर्डर, एक क्रिमिनल भागता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज डिसीजन किस कोर्ट में जाता है? तो आपको यह बताना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है और उसके प्रेसिडेंट कौन है। ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स पे आप बिल्कुल से टाइप कर दीजिएगा, बाकी आगे समझ लीजिए। सभी लोगों को जय हिंद, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपनी जो भी ओपिनियंस हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर डेफिनेटली लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।